पहले हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से करने वाले हैं और टाइम की कमी के कारण से आज भी इस वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब इसके 3 पार्ट रहेंगे। जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम है वो हम अगले वीडियो में फिनिश कर लेंगे। बचे हुए क्वेश्चंस को आज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमें ए और बी के लिए शो करना है वो हमने लिख लिया है। जब इसको शो करने का सिंपल सा तरीका हम यूज कर सकते हैं कि इनकी कुछ वैल्यू रखते हैं, मतलब सेट के फॉर्म में इनको बता दे तो ये काफी आसानी से शो हो जाएगा। पर इसके बजाय हम वैलिड तरीकों के ऊपर चलेंगे और उन तरीकों से बताएंगे कि ये कैसे बराबर है। सबसे पहले इसे समझने से पहले हम कुछ चीजों का ध्यान रखें और जैसे जैसे वो यूज होती जाएंगी या यूज में आने वाली होंगी वैसे वैसे तुम्हें एक और बार बताता जाऊंगा। जैसे कि अभी सबसे पहले हमें याद रखना है a माइनस बी के बारे में। इसे हम a इंटरसेक्शन b नोट भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि हमारे पास एक सेट है a, उसकी वैल्यू ले लें हम 1 2 और b की वैल्यू ले लें हम 2 3। ठीक है ना। अब अगर इनका यूनिवर्सल सेट बना है तो वो क्या बनेगा 1 2 3, है ना। अब अगर बी नोट बना है तो वो क्या बनेगा 2 3 के अलावा जो कि यूनिवर्सल सेट में आ रहा है और वो है 1। अब हम देखें a माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब a और b में जो कॉमन है उन्हें माइनस कर दे, जो कि 2 है तो इसे माइनस कर दे तो a में से 2 गायब हो गया तो 1 बचा। तो a माइनस बी की वैल्यू हो गई 1। अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हुई, तो b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 1 2। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे तो वो भी आंसर आ रहा है 1 और ऐसा हमेशा होगा, हमेशा। इसलिए इस वाली बात को अच्छे से याद रखना है। तो इसी कारण से हम सबसे पहले तो इसमें से पिक करें RHS और उसमें a माइनस बी की जगह रख दे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब चले हम एक फार्मूला की ओर जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था। वो कुछ ऐसा था जैसे कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी a का b से यूनियन हो जाएगा, a का c से यूनियन हो जाएगा और दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का साइन था, इस कारण से इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। और यही चीज हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन के साथ भी देखी। अब इसी चीज को हम पीछे से देखें, मतलब RHS और उसके बाद LHS को देखें तो यहाँ पे देखें कि कुछ उसी फॉर्म में है। तो ये 100% अगर ऐसा होता है जिसमें a बाहर होता है इंटरसेक्शन के साइन के साथ में और अंदर होता है b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, तो इसको सोल्व करने पे भी ये वाली लाइन आती है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब b और b यूनियन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो वो होता है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के लिए हम थोड़ा सा u को सही लिख देते हैं, मतलब ध्यान रख लेंगे कैसे क्या लिखना है। b और b कॉम्प्लीमेंट मतलब b के अलावा बचा हुआ, तो b और b के अलावा बचा हुआ सब कुछ आगे मतलब यूनिवर्सल सेट। और यहाँ था आगे a और इन दोनों का इंटरसेक्शन। a और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑफ कोर्स a होगा। अगर यहाँ पे यूनियन होता तो आंसर u आता। तो यहाँ पे देखे हमने इसको प्रूव कर लिया और हमारा LHS आ गया। इस हिसाब से हम लिख सकते हैं RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS। इसका अदर पार्ट देखें तो उसमें दिया है a यूनियन b माइनस a को सोल्व करना है, इसी को ले लेते हैं LHS इक्वल टू a यूनियन b माइनस a। जैसे ये लिखा था उसी तरीके से एक और बार लिख के देखें तो ये हो जाएगा। क्या होगा देखो, यही लिखा है ना। इसको भी एक बार एग्जाम्पल के फॉर्म में देख के और अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि हाँ तुमने सही लिखा है। अब नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे मल्टीप्लाई कर ले, जैसे अभी यहाँ पे हमने लिख रखा है, तो आ जाएगा a यूनियन b और यहाँ पे आ जाएगा a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट और दोनों का हो जाएगा इंटरसेक्शन। a यूनियन b इंटरसेक्शन में है a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे पहले क्या था a यूनियन और a कॉम्प्लीमेंट,
इसको सोल्व करेंगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। अब यूनिवर्सल सेट के साथ में तुम किसी का भी इंटरसेक्शन करो, जिसका इंटरसेक्शन कर रहे हो वही आंसर आने वाला है। इसका मतलब ए यूनियन बी, और ये था आरएचएस, तो आखिर हम लिखते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। और ये हमारा इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अच्छे से देख लो और ये वाली बात अच्छे से समझ लो, और नहीं तो इसको कोई बहुत सारे एग्जांपल रख के देख लो, तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने पावर सेट और यूनिवर्सल सेट एक साथ पढ़े थे, तो उसी में से हमने यूनिवर्सल सेट का यूज किया है, और इन क्वेश्चन में भी नॉर्मली हमने यूनिवर्सल सेट का यूज किया है। मतलब ये वाले क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट और फाई सेट का यूज काफी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें लिख रखा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। मतलब इसमें आप एग्जांपल रख ही नहीं सकते, इसमें तो एक बार रख भी सकते हो तुम, बट इसमें तो नहीं रख सकते। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट बीट में और सेकंड बीट में बताना है, इसे सोल्व करें। तो एक और चीज जो अभी हमने यहां यूज कर दी थी, इसको देखो, ए इंटरसेक्शन यू होता है, ए, इसका मतलब मैं ए को लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन यू, और यही चीज करने वाला हूं। यहां पे मैं ए को लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन यू, साथ में था यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, हमने लिया है एलएचएस, और यहाँ साइड में तुम इस बात को लिख सकते हो ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू। अब आगे सोल्व करें तो वापस से इस वाले फॉर्मूले जैसे को देखो, तो यहां पे तुम इसको लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन यू यूनियन बी। अब इसको सोल्व करोगे तो ये पुरानी वाली लाइन आएगी। अब यू और बी का यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट ही आंसर आना है। कहा था अगर इंटरसेक्शन करें यू के साथ किसी का भी तो जिसका कर रहे वो आंसर आता है, पर अगर यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट ही आंसर आता है। और अभी जैसा बोला यू के साथ इंटरसेक्शन करेंगे किसी भी चीज का तो वही आंसर आएगा। इसका मतलब ए, इसका मतलब आरएचएस, इसका मतलब हो गया प्रूव। अगले वाले पे चले। अब यहाँ पे भी पहले जैसे करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे यूनियन का साइन है तो यहाँ पे कुछ यूनियन का साइन लाने की कोशिश करेंगे। तो ए को क्या लिख सकता हूं मैं, तो ए को लिख सकता हूं ए यूनियन फाई। देख लो फाई के साथ किसी का भी यूनियन करोगे तो वही आंसर आएगा जिसके साथ तुम कर रहे हो फाई का यूनियन। इंटरसेक्शन में है ए यूनियन बी, तो हमने लिया है एलएचएस। और इस बात को यहां शो कर सकते हैं ए इक्वल टू ए यूनियन फाई। अब जैसा हमने इसको सोल्व किया वैसे इसको देखें, मतलब इस चीज से, तो हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन फाई इंटरसेक्शन बी। देखो थोड़ा अच्छे से देखोगे तुम तो आसानी से समझ जाओगे क्या चीज कर रहे हैं अपन, मतलब कोई याद रखने वाली चीज नहीं, देख के सारी चीजें पता पड़ रही। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अलजेब्रा में था या नॉर्मल मल्टीप्लाई में था, वही यहाँ पे भी यूज है। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही है जो हमने इससे पहले पढ़ा भी है। अब इसे सोल्व करें तो इसे हम लिख सकते हैं ए यूनियन फाई और बी का अगर इंटरसेक्शन देखोगे तो फाई आंसर आएगा, कि फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन फाई आंसर आएगा। अब ए और फाई का यूनियन करोगे तो जैसा यहां पे हमने लिखा आंसर आएगा ए इक्वल टू आरएचएस, और ये भी हो गया सोल्व। उतार लो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 10 को ले, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इक्वल टू सी। मतलब अगर कंडीशन ऐसे दी हो तो जरूरी नहीं है कि बी और सी बराबर होगा, जरूरी नहीं है, मतलब एक कंडीशन हो भी सकता है कि बराबर हो जाए और एक कंडीशन हो भी सकता है कि बराबर नहीं होगा, पर 100% जरूरी तो नहीं है कि ये बराबर होगा। इस कारण से इसे हम प्रूव नहीं कर रहे पर एग्जांपल के साथ बता रहे। हमें बताना है ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी का इंटरसेक्शन बराबर है पर बी और सी बराबर नहीं है, मतलब हमें बी और सी बराबर नहीं लेना है, पर दोनों का इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो कॉमन नंबर आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है। तो हम लिख लेते हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 3, बी को ले लेते हैं 1 4 और सी को ले लेते हैं 1 5। अब देखें हम ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन है 1, एंड ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा
इन दोनों में कॉमन भी है 1। सो हम देख सकते हैं ये दोनों बराबर आ रहा है, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। बट हम B और C को देखें तो बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब बट B डज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, तो काफी सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चले। इसमें कहा है लेट A एंड B सेट्स इफ A इंटरसेक्शन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इक्वल टू 5 एंड A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X फॉर सम सेट X शो दैट A इक्वल टू B। हमें A और B को दोनों को बराबर बताना है। इससे पहले भी हम कभी भी दो चीज को बराबर बता रहे हैं, तो या तो हमने LHS से लेकर RHS तक प्रूव कर दिया, या एक और तरीका यूज किया है, वो ये है कि A को सबसेट बता दिया B का और फिर B को सबसेट बता दिया A का, और ऐसा होने पे वो दोनों चीज आपस में बराबर हो जाती है। LHS RHS यहाँ पे प्रूव भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो यहाँ पे काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम इस चीज का यूज करने वाले। तो सबसे पहले हम ले रहे ये वाली चीज को, गिवन A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X, और बोथ साइड में हम A से इंटरसेक्शन करके देखें तो लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी, A इंटरसेक्शन A यूनियन X इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन X। ऐसा क्यों? क्योंकि A के साथ इंटरसेक्शन करने पे जो वैल्यू ये देगा वही वैल्यू ये देगा, क्योंकि A यूनियन X और B यूनियन X तो बराबर है। इसका मतलब अगर इस B यूनियन X की जगह हम A यूनियन X रख सकते हैं तो ये दोनों पूरा बराबर हो जाएगी। इसका मतलब अभी तक तो हमने सही किया है। अब देखें A इंटरसेक्शन A यूनियन X की वैल्यू क्या है। अगर ढंग से देखें तो A यूनियन X की वैल्यू A और X साथ में रहेंगे, बट A के साथ इंटरसेक्शन करने के कारण से केवल A ही बचेगा। X के बचे हुए एलिमेंट जो इन दोनों के इंटरसेक्शन नहीं है उसके अलावा बचे वाले एलिमेंट सब हट जाएंगे। इसका मतलब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये A है और ये X है, तो जब यूनियन का तो पूरा आ गया। अब A के साथ इंटरसेक्शन करेंगे इस पूरे का तो ये आउटर पार्ट हट जाएगा तो केवल A बच जाएगा। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं A। यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, तो हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। आगे देखें तो A इक्वल टू जाएगा A इंटरसेक्शन B, यूनियन करना है A इंटरसेक्शन X से, और A इंटरसेक्शन X की वैल्यू दे रखी है 5 गिवन में। तो हमें पता पड़ा कि जो A है वो A इंटरसेक्शन B के बराबर है। इसका मतलब दो कंडीशन हो सकती है, या तो A B के अंदर आ रहा होगा, अगर ये B है तो ये A हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो इस केस में हम लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B, क्योंकि वो B के अंदर आ रहा है। या दूसरी कंडीशन और लास्ट कंडीशन हो सकती है कि A और B दोनों एक ही है। अगर एक ही है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, पर अगर ये वाली कंडीशन है तो इसको आगे चला के देखते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को करके देखें इसी वाली लाइन के थ्रू, तो हम लिख सकते हैं A यूनियन X इक्वल टू B यूनियन X, जिसे हम लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A यूनियन X इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X। यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा, आंसर आएगा B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। इसे सोल्व करके देखेंगे तो आंसर आएगा B। कैसे? जिसे इसे सोल्व किया था B और X का अगर यूनियन देखें B तो दो सेट की वैल्यू आ गई जिसे पहले लिया था, और B के साथ इंटरसेक्शन देखें तो केवल B बच जाएगा। अब इधर सोल्व करें, यहाँ B इंटरसेक्शन A है, यूनियन करना है B इंटरसेक्शन X से, जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 5, और 5 के साथ अगर यूनियन करोगे तो वही नंबर आएगा जिसके साथ यूनियन किया है, मतलब B इंटरसेक्शन A इक्वल टू B। अगर B की वैल्यू B और A के इंटरसेक्शन के बराबर है, इसका मतलब या तो B A के बराबर हुआ तभी इन दोनों का इंटरसेक्शन B उनमें से एक के बराबर है, या B A के अंदर आ रहा होगा जिसके कारण से B के अंदर आने वाली सारी चीजें A के अंदर आ रही है, जिस कारण से हमने इसे B लिख दिया। मतलब यही वाला केस, इसी हिसाब से हम लिख सकते हैं B इज सबसेट ऑफ
ए। अब इस कंडीशन के थ्रू हमें पता पड़ा ए सबसेट ऑफ बी, इसके थ्रू पता पड़ा बी सबसेट ऑफ ए, तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है। भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और चाहो तो खुद से करके देख लेना, कोई एग्जांपल रख के। कोई भी चीज अगर तुमको समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि ये वाली चीज है या ये वाली चीज है, तो उसके लिए एग्जांपल रख लेना। वैसे भी एक बार में तुम समझ गए होंगे ये चीजें। तो आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड सेट्स ए, बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। मतलब कुछ अभी ये लगभग क्वेश्चन किया था उसी जैसा है। इसमें बोला है हमें कि अगर दो दो सेट्स का एलिमेंट निकालेंगे तो वो नॉन एम्प्टी है, मतलब कुछ तो नंबर आ रहा है, पर तीनों का अगर निकालेंगे इंटरसेक्शन तो वो आ रहा है 5। तो ये तो काफी ज्यादा सिंपल हो गया। हमें सबका कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन रखना है, पर तीनों का कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं रखना है। तो अगर हम ए को मान ले 1 2, बी को मान ले 2 3 और सी को मान ले 3 1, तो हम देखेंगे कि सब में इंटरसेक्शन आ रहा है। मतलब देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अगर देखो कॉमन आ रहा है 2, बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 एंड सी इंटरसेक्शन ए कॉमन आ रहा है 1। हो गए नॉन एम्प्टी सेट। बट अगर तीनों का इंटरसेक्शन देखें, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में जो चीज कॉमन है वो है कुछ नहीं, मतलब 5। और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमें शो करना था। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बचे सारे क्वेश्चन को हम कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना। पर एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।